प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली कोई नया प्रिंसिपल नहीं है, आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, बस प्रिंसिपल के फॉर्म में पहली बार आपके सामने आ रहा है। क्या कहता है प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कहता है इफ फिजिकल क्वांटिटीज आर रिलेटेड एज दिस। मान लेते हैं एक्स और वाई दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं या फिजिकल क्वांटिटीज का ग्रुप है, ठीक है, जिनके बीच में ये 5 सिंबल अगर लगे हैं, प्लस, माइनस, ग्रेटर, लेस और इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि 100% एक्स और वाई सेम नेचर के हुए। क्योंकि आप अगर सपोज एक्स मास है तो वाई भी मास होगा, तभी प्लस बीच में लग पाएगा, बिकॉज मास कैन बी एडेड विद मास। सेम सब्ट्रैक्शन के लिए मास कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मास, मास कैन बी ग्रेटर देन मास, मास कैन बी लेस देन मास, मास कैन बी इक्वल टू मास। आई बस वन में बस मल्टीप्लाई और डिवीजन का साइन है एब्सेंट है यहाँ पे, बाकी सारे सिंबल हैं। ठीक है, यानी ये बात हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं या ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके बीच में इनमें से कोई भी एक सिंबल पांचों में से लगा है, तो इसका मतलब दोनों तरफ की क्वांटिटीज़ सेम नेचर की होंगी। यानी अगर इधर मास है तो इधर मास होगा, इधर टाइम है तो इधर टाइम है, इधर फोर्स होगा तो इधर फोर्स होगा, इधर स्पीड होगा तो इधर स्पीड होगा। इसका मतलब ये है कि इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ये हुई प्रिंसिपल की बात। अब सवाल उठता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कहाँ होगा। तो नॉर्मली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन जब आता है तो उसमें आप एक चीज देखेंगे, मतलब 99.99% केस में आप देखेंगे कि आपको एक फॉर्मूला गिवन होगा क्वेश्चन में, और उस फॉर्मूले में कुछ सिंबल्स ऐसे होंगे जिनका मीनिंग हमको पता होगा। सपोज P लिखा है तो प्रेशर क्वेश्चन में बताया जाएगा, V लिखा है तो वॉल्यूम, और फिर ABCD लिखा हुआ है, ABCD सिंबल्स बने हुए हैं, वो कहा गया कि बताइए ABCD इन सब के डायमेंशंस निकालने आपको। ठीक, तो ऐसा सवाल हमेशा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का होता है। समझ में आया? क्वेश्चन में एक फॉर्मूला गिवन होगा, उसमें कुछ सिंबल्स होंगे, ठीक है, सिंबल्स में कुछ सिंबल्स का मतलब हमको पता होगा, ठीक है, यानी उनके डायमेंशनल फॉर्मूले हमको पता होंगे, क्योंकि हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख चुके हैं। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया तो करिए, क्योंकि बिना डायमेंशनल फॉर्मूले के काम आगे नहीं बढ़ेगा। ऑल्दो ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन एक ही शर्त पे इजी है, जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूले या तो याद हो या तो ऑन द स्पॉट आप निकाल लेते हो। ठीक है, तो याद करना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ऑन द स्पॉट आप निकाल जरूर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने वही बताया है कि नॉर्मली इफ अ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देन यू विल सी दैट a formula in the question is given and there are some variables whose dimensional formula is to be determined। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बहुत बदनाम है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जिक्र हो और ये न्यूमेरिकल ना कराया जाए लगभग इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, चांसेस भी ये रहते हैं कि पहला जो यूनिट टेस्ट होता है उसमें यही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो लिखा है द वंडर वॉल इक्वेशन। सवाल उठता है वंडर वॉल इक्वेशन, बवाल हो गया। तो बवाल कुछ नहीं हो गया, वंडर वॉल इक्वेशन अगर आपको पता है देन ओके, अगर नहीं पता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, इसको स्किप करिए और आगे बढ़िए। द इक्वेशन फॉर अ गैस इज दिस, P + A / V²। ठीक है, V - B = RT। तो यही होती है वंडर वॉल गैस इक्वेशन। केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा होपफुली, जहां पर PVRT यानी P क्या है? प्रेशर, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। वैसे जब ये क्वेश्चन गिवन होता है तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा नहीं लिखा जाता क्वेश्चन में। ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। क्यों? क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको अपना सा लगे थोड़ा सा, इस वजह से। अदरवाइज क्योंकि उन्होंने कह दिया कि ये गैस की इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली गैस के 3 फीचर तो होते ही है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो अंडरस्टूड हो जाता है कि PVT का मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, और R आपको पता होना चाहिए कि ये गैस कांस्टेंट होता है। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ये बता दिया कि क्वेश्चन में आपको ये पार्ट गिवन नहीं होगा, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है। ठीक है, तो अगर वंडर वॉल इक्वेशन वाला ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और बाकी R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। खैर आगे बढ़ते हैं।
अब आगे लिखा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी एंड ऑल्सो राइट देयर यूनिट। तो मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो क्वेश्चन होता है उसमें नोटिस करिएगा आप कि हमेशा क्या होगा, एक फॉर्मूला दिया होगा, उसमें कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जिनके डायमेंशंस हमको पता होते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, इन सब का डायमेंशन पता होता है। और कुछ सिंबल ऐसे होंगे जिनका डायमेंशन हमको निकालना पड़ जाएगा, जैसे ए और बी। यहाँ पे हमें कहा गया फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, यूनिट उसके बाद निकाल लेंगे। बात समझ में आया? यानी क्वेश्चन सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे जाएंगे। अच्छा, तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए क्या होना चाहिए? वो 5 में से एक सिंबल कहीं ना कहीं ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए V और B के बीच में एक माइनस, अभी इस टर्म पे भी हम आ रहे हैं, पहले ये इजी वाला बता देते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ B जो हो जाएगा वो डायमेंशन ऑफ V के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि V और B के बीच में क्या लगा है, माइनस का साइन लगा, ग्रेटर, लेस, प्लस, माइनस और इक्वल। ठीक है, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो 100% इन दोनों का जो डायमेंशन होगा सेम है। अब याद है ना आपको, अगर दो चीज़ों के बीच में ग्रेटर, लेस, प्लस, माइनस या इक्वल में से कोई भी साइन होता है तो दोनों का डायमेंशन सेम हो जाता है। तो यहाँ पे 5 में से एक सिंबल हमको मिल गया है, कौन सा, माइनस। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ माइनस लगा है, आपने यहाँ इक्वल लगा दिया। क्योंकि यहाँ माइनस लगा है इसका मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होगा। तो डायमेंशन ऑफ बी और डायमेंशन ऑफ वी सेम होगा। तो डायमेंशन ऑफ बी बराबर डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वी मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन। तो देखिए अगर आपको याद ना हो तो मैंने साइड में करके दिखा दिया है। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर वॉल्यूम का डायमेंशन आपको चाहिए तो लेंथ का डायमेंशन एल, ब्रेड्थ का एल और हाइट का भी एल, तो एल क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम का डायमेंशन हो गया एल क्यूब और ये हो गया आपका आंसर। इसलिए अब आप यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ बी। तो एल किसका सिंबल होता है, मीटर का, तो मीटर क्यूब। ठीक है, डायमेंशन भी हो गया बी का और यूनिट भी हो गया। अब किसकी बात कर लेते हैं, ए की। ए में थोड़ा सा आपको टफ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखिए जैसे यहाँ पे P और A अपॉन वी स्क्वायर के बीच में प्लस है, ठीक है, तो आप क्या करें, मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में मल्टीप्लाई और डिवाइड वो सिंबल्स नहीं है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड को आप इग्नोर करके चलिए, मतलब आप उसको छोड़िए, केवल उनको ढूंढिए जो आपके पास सिंबल 5 हैं। तो देखिए P और A अपॉन वी स्क्वायर के बीच में प्लस है, तो हम फिर से लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डायमेंशन ऑफ A अपॉन डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P। P मतलब प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, या तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए या तो आप निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन वॉल्यूम, फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो एरिया में एल स्क्वायर हो जाएगा, फोर्स का MLT माइनस 2, एरिया का L2 होता है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ML माइनस 1 T माइनस 2 हो जाएगा। समझ गए? ओके, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का ये है, एरिया का ये है, सॉल्व होके ये आ जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं और वी स्क्वायर को फिलहाल यहाँ भेज देते हैं। तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू V का डायमेंशन का स्क्वायर हो जाएगा इनटू प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट A का डायमेंशन जो हो जाएगा, V का डायमेंशन क्या है, L क्यूब, मैं बता चुका हूँ, उसका भी होल स्क्वायर है, इनटू प्रेशर का डायमेंशन क्या निकाला हमने, ML माइनस 1 T माइनस 2। जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो A का जो डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा ML5 T माइनस 2। तो ये डायमेंशन ऑफ A आ गया। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। तो यूनिट ऑफ A इज इक्वल टू मास का मतलब हो गया kg, L का मतलब हो गया मीटर उसकी पावर 5 और T का मतलब सेकेंड यानी पावर माइनस 2। दिस इज द आंसर। अब है अपने पास अगला न्यूमेरिकल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। इसमें लिखा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A इंटू बी। मतलब आपको क्या करना है, A का डायमेंशन निकालना है, फिर B का डायमेंशन निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है।
तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए इंटू बी इन द रिलेशन दिस। ये रिलेशन है जिसमें आपको प्रॉपरली बताया गया है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, कुछ बातें हिडन थी, क्योंकि क्वेश्चन लिखने वाला ये समझ रहा था कि आपको पहले से आता है ना, मजाक की बात है कि आपको पहले से आता है। खैर, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि ये एक आर्बिटरी फॉर्मूला यूं ही एम ही बना दिया गया है। इस वजह से इसमें सब कुछ बता दिया गया है कि पी का मतलब पावर होता है, एक्स का मतलब डिस्टेंस होता है और टी का मतलब टाइम होता है। बात समझ में आ गई आपको? तो आपको यहाँ से प्योर हिंट हो रहा है कि आपको ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्वेश्चन दिया गया, क्योंकि एक फॉर्मूला गिवन है, कुछ सिंबल्स के मीनिंग पता है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को पता रहेगा, और कुछ के हमको निकालने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो फोकस करना है वो फिलहाल बी को फोकस कर लेते हैं। थोड़ा सा पिछले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर हम लिखें तो आप देखिएगा यहाँ पे कि b और एक्स स्क्वायर के बीच में माइनस लगा हुआ है, देखा है, b और एक्स स्क्वायर के बीच में माइनस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन ऑफ b, ऐसे लिख लीजिए आसान रहेगा, b का डायमेंशन और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो b का डायमेंशन है वो x क्या है, x है डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, l, तो l का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया एल स्क्वायर। ये आपका आंसर नहीं है, मतलब ये आपका बी का डायमेंशन आ गया इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जब तक ए का नहीं निकलेगा तब तक ए इंटू बी कैसे होगा। चलिए, तो अब एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर मैं आपसे फिलहाल ये पूछूं कि बेटा बताइए कि ये जो b माइनस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसका डायमेंशन कितना होगा, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए तो b का डायमेंशन क्या हो गया, एल स्क्वायर मतलब एरिया, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस यानी लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर यानी फिर से एरिया, यानी ये क्या है, ये भी एल स्क्वायर है और ये भी एल स्क्वायर है, यानी ये भी एरिया है ये भी एरिया है। एरिया में एरिया घटा दिया गया तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका डायमेंशन भी कितना आएगा, एरिया का ही डायमेंशन आएगा, जो कि कितना हो जाएगा, L2। बेटा इसको याद रखिएगा, ठीक है। मतलब आप चाहें तो यहाँ से आपको मैं याद करा सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ x1, ठीक है, प्लस और माइनस डायमेंशन ऑफ x2, x मतलब सेम नेचर की क्वांटिटी अगर है, ये कुछ अलग है ये कुछ अलग है, वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी सपोज मास है तो ये भी मास है, ये स्पीड है तो ये भी स्पीड है, ये एरिया है तो ये भी एरिया, तो डायमेंशन जो आएगा वो भी x का ही आएगा। समझ में आया? मतलब अगर आप x1 और x2, ठीक है, दो अलग अलग क्वांटिटीज जिसका सेम नेचर है, उनके डायमेंशंस को अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको जो डायमेंशन मिलेगा वो भी वही मिलेगा। मतलब स्पीड का डायमेंशन प्लस स्पीड का डायमेंशन इक्वल टू स्पीड का डायमेंशन, एरिया का डायमेंशन माइनस एरिया का डायमेंशन इक्वल टू एरिया का डायमेंशन, ऐसे समझ रहे हैं? तो अब अगर आप ये बात समझ गए हैं, इसमें बॉक्स से बंद कर देना क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपको क्यों समझाने की बात थी। तो अगर आप ये बात समझ गए तो अब आप ए का डायमेंशन निकाल पाएंगे, क्योंकि अब आपको दिखेगा प्लस, सॉरी इक्वल, ठीक है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि जो डायमेंशन होगा P का वही डायमेंशन आ जाएगा कितना, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू टी का, ठीक। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ P बराबर डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन डायमेंशन ऑफ ए टी लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए डायमेंशन ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर। अगर आप ये बात समझ गए तब तो आपकी चांदी, नहीं तो आप रो पड़ेंगे, ठीक है, कि इसका भी डायमेंशन एल स्क्वायर था, इसका भी डायमेंशन एल स्क्वायर था। आप ये मत सोचिएगा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही नेचर की कि एरिया में एरिया सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, एरिया ही आएगा, ठीक है। तो डायमेंशन भी किसका आएगा, एरिया का ही आएगा। तो ये हो गया एल स्क्वायर, नीचे आ जाते हैं, ए का डायमेंशन अलग कर लेते हैं और टी का डायमेंशन टी हो जाएगा, समझ गए? ओके ओके। और एक चीज़ यहाँ पे भी हम वैल्यू भी रख देते हैं लगे हाथ,
ठीक है। पावर है, पी का मतलब पावर है, पावर का मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे है टाइम। तो अगर पावर का डायमेंशन निकालना है तो फोर्स का डायमेंशन mlt माइनस 2, अब तो याद भी हो गया होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन हो गया l, टाइम का हो गया t। सॉल्व करेंगे तो पावर का डायमेंशन ml2t माइनस 3 आ जाएगा। तो पावर हो गया ml2t माइनस 3। ठीक है, अब आप रेडी हैं आगे कैलकुलेशन करने के लिए। तो आप क्या करिए, सिर्फ a को इधर भेज दीजिए, उधर ले आइए, यानी a बस सर इधर आ गया, L2 ऑलरेडी ऊपर था, t को ऊपर भेज देते हैं तो t माइनस 1 हो गया, और ये वाला नीचे जो आएगा ये हो जाएगा ml2t माइनस 3। यहाँ पे a का डायमेंशन हो गया, देखिए L2 से L2 कैंसिल हो जाएगा, कि ऊपर जाएगा m माइनस 1 और T2 हो जाएगा। समझ गए? तो ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमसे पूछा गया डायमेंशन ऑफ a इंटू बी, तो नाउ डायमेंशन ऑफ a इंटू बी का मतलब डायमेंशन ऑफ a इंटू डायमेंशन ऑफ b। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डायमेंशन ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू, a का डायमेंशन क्या हो गया L2, b का डायमेंशन क्या हो गया m माइनस 1 T2। implies that dimension of a into b is equal to m minus 1 L2 T2। this is your answer। तो अब निकालना है हम लोगों को डायमेंशन ऑफ a अपॉन b इस फॉर्मूले में। ठीक है, ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए दो तरीके हैं, एक तो बेसिक तरीका जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि a का डायमेंशन निकालिए, b का डायमेंशन निकालिए, फिर दोनों को जैसे अपॉन है तो a का डायमेंशन अपॉन b का डायमेंशन करके निकाल लीजिए, हो जाएगा। लेकिन मैं इसमें थोड़ा आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा प्रोएक्टिव दिमाग अगर यूज़ किया जाए तो वो लंबा जो प्रोसीजर है उसको छोटा किया जा सकता है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हर सवाल में आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ दिख रहा है सो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे a और b का डायमेंशन, तो ये जो प्लस दिख रहा है बीच में, तो बाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि डायमेंशन ऑफ a इंटू रूट एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ b इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ a, और ये हो जाएगा डायमेंशन x की होल पावर 1/2। ये हो गया डायमेंशन ऑफ b, और ये हो गया डायमेंशन ऑफ t का होल स्क्वायर। b को नीचे ले आइए, तो डायमेंशन ऑफ a अपॉन डायमेंशन ऑफ b हो गया। ये t है तो t का डायमेंशन कैपिटल T होता है, तो t स्क्वायर हो गया, और इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, आप चाहे तो अभी तुरंत ना करें, आपको समझ में ना आए तो t स्क्वायर अभी मैंने यहीं पे छोड़ दिया है, और ये x नीचे आ जाएगा तो x की पावर 1/2 ये हो गया। फिर ये बन गया डायमेंशन ऑफ a अपॉन b होल, और ये हो गया ऊपर t का स्क्वायर, और नीचे ये हो गया l की पावर होल 1/2। तो डायमेंशन ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू ऊपर हो गया T2 और l नीचे से जाएगा L1 माइनस 2। ये हो गया आपका आंसर, ज़रूरत ही नहीं पड़ी फोर्स की। ठीक है, नहीं तो आप करते क्या, आप पहले a रूट एक्स, अगर उस वाले मेथड से करते तो a रूट एक्स और f का डायमेंशन सेम करते, फिर bt स्क्वायर और f का डायमेंशन सेम करते, तो a और b का दो अलग अलग स्टेप में आता, उसके बाद a और b के डायमेंशन को डिवाइड करते तो भी आता, आंसर यही आता, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता। ये और थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, डिफिकल्ट नहीं मतलब थोड़ा टेक्निकल सवाल है। ठीक है, इसमें लिखा है इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, t और x स्टैंड कर रहा है टाइम और डिस्टेंस के लिए, t का डायमेंशन कैपिटल T हो जाएगा और x का डायमेंशन L हो जाएगा। तो आपको ऑब्टेन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड k, ओमेगा और k का अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो आप ही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। पहली चीज़ ये समझिए, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, इसको ओमेगा पढ़ा जाता है। फ्यूचर में जब मैं आपको वेव्स पढ़ाऊंगा तब आपको ये दिखाई पड़ेगी इक्वेशन, इसको ओमेगा कहते हैं। ठीक है ना,
तो माय डियर एक बात समझिए, साइन के साथ जो लिखा होता है वो एंगल होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे जो टर्म लिखा होता है वो डेफिनेटली क्या होता है, वो होता है एक एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये लिखूं कि ओमेगा टी माइनस के एक्स का डायमेंशन वही होगा जो एंगल का डायमेंशन होता है, तो गलत तो नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा टी माइनस के एक्स एंगल के प्लेस पे लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब इसका डायमेंशन एंगल के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। सो मैंने लिख दिया। अब आप थोड़ी देर पहले याद करें, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि डायमेंशन ऑफ x1 माइनस डायमेंशन ऑफ x2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x3, है ना। यानी अगर सेम डायमेंशन में सेम डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर भी सेम डायमेंशन आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा टी का डायमेंशन और के एक्स का डायमेंशन सेम आएगा, और वो भी डायमेंशन किसके बराबर होगा, एंगल के डायमेंशन में। बहुत ध्यान समझिएगा, साइन के साथ जो लिखा है वो एंगल है, इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो एंगल के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसके बीच में अगर माइनस का साइन लगा है तो इसका डायमेंशन बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों का जो ये बराबर डायमेंशन है वो अल्टीमेटली किसके बराबर आएगा, एंगल के, क्योंकि एंगल में से एंगल सब्ट्रैक्ट हुआ होगा तभी एंगल आया होगा। इसका मतलब इसका भी डायमेंशन एंगल के बराबर आएगा, इसका डायमेंशन भी एंगल के बराबर आएगा। अब यहाँ से दो सवाल के पार्ट हो जाते हैं, एक बार इसको ले लीजिए और एक बार इसको ले लीजिए। मतलब एक बार मैं ले लेता हूँ ओमेगा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगल, और एक बार मैं ले लूँगा के एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एंगल। चलिए, तो अब ओमेगा का डायमेंशन निकालना है और टी का डायमेंशन पता करना है। एंगल का डायमेंशन समझ लीजिए, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ चीज़ें डायमेंशन लेस होती हैं, एंगल डायमेंशन लेस होता है। देखिए, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो एंगल का डायमेंशन निकालेंगे। आर्क एक लेंथ है तो एल आ जाएगा, रेडियस भी एक लेंथ है तो एल आ जाएगा। एल से एल कैंसिल, एल की पावर 0, यानी कोई भी डायमेंशन एक तो एल था वो भी खत्म हो गया, यानी कुल मिला के m0 l0 t0 यानी डायमेंशन लेस आ गया। यानी एंगल कैसी क्वांटिटी होती है, एंगल होती है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है। चलिए ठीक है, तो एंगल का डायमेंशन हो गया m0 l0 t0। पहले मैं ओमेगा निकाल लेता हूँ फिर इस पे आऊँगा। तो ओमेगा का डायमेंशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मैं रख देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको भी यहाँ, टी का डायमेंशन मतलब टी हो जाएगा। तो अब क्या बचा, m0 l0 t0 अपॉन ये क्या हो जाएगा t। तो ओमेगा का डायमेंशन आ जाएगा m0 l0 t-1। तो ये ओमेगा का आंसर आ गया। ऐसे ही के का कर लेते हैं, तो के का निकालना है और x का हो जाएगा l, क्योंकि x डिस्टेंस है। एंगल का होता है m0 l0 और t0। कैपिटल M बनाइएगा प्लीज़, ठीक है ना, कैपिटल M, ठीक है। जल्दबाजी में स्मॉल m ना बना दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल M। तो इस तरीके से k का जो डायमेंशन आ जाएगा वो m0 l0 t0 होल अपॉन l आ जाएगा। यानी इस तरीके से k का डायमेंशन m0 l की पावर -1 और t0 आएगा। ये आंसर